यूपीएससी में जो पढ़ाई का वेटेज है वो 30-40% से ज्यादा नहीं। बस आज भी लबासना में बहुत सी सीटें 40% से ऊपर सीटें ऐसी जिसमें कभी वो फर्स्ट डिवीजन आई ही नहीं। तो बड़े आम लोग हैं जो आईएएस बन गए। ये देखा जाता है सिलेबसवा कौन सी कोचिंग जल्दी पूरा करा देती है, तो जो करना करो अब सारी दुनिया आपको बताया जाता है ये मोटी मोटी किताबें पढ़नी है। कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो यूपीएससी, क्या बनोगे, लोक सेवक, किसके लिए काम करोगे, समाज के लिए। समाज को जानते कितना होता, समाज है कैसा, कभी सोचा, कभी समझा, कभी जाना। तुम्हें बदलिए, लेकिन जब वो तुम्हें बदले तो चीखना चिल्लाना नहीं, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तकलीफदेह होती है। पुरानी आदतें ना नोच नोच के निकाली जाती हैं, खुद से कभी नहीं छोड़ती। यूपीएससी की तैयारी का तो 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक तुम्हारे पास 3 साल हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 3 साल हैं। या अगर समय बीत चुका है तो 2 साल है। इन 2 सालों में अगर हम बात करें प्राइमरी, तो एक हिस्सा अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दो और एक हिस्सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि यूपीएससी में जो पढ़ाई का वेटेज है वो 30-40% से ज्यादा नहीं है बस। लेकिन क्या, क्यों, कैसे, कब पढ़ना है ये कौन तय करता है, व्यक्तित्व करता है। आज भी लबासना में बहुत सी सीटें 40% से ऊपर सीटें ऐसी जिसमें कभी वो फर्स्ट डिवीजन आए ही नहीं। वो बड़े आम लोग हैं जो आईएएस बन गए, बड़े आम लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व पे काम किया, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया। तो यूपीएससी में स्टेप बाय स्टेप होता है। वो मकान कभी टिक ही नहीं सकता जिसकी फाउंडेशन, जिसकी नींव मजबूत ना हो। अगर मकान को ऊपर तक लेकर जाना है, तुमने देखा होगा जब बहुमंजिला इमारत बनती है तो उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदी जाती है और नींव कभी दिखती नहीं है। यानी शुरुआती दौर में किया जाने वाला काम जो तुम अपने व्यक्तित्व पे काम करोगे वो कभी दिखेगा नहीं, वो तुम्हें हताश करेगा। क्योंकि मार्केट में तो ये देखा जाता है सिलेबसवा कौन सी कोचिंग जल्दी पूरा करा देती है, कौन सी सिलेबसवा पूरा करा देगी। हाउ वाले फलानवा मास्टर साहब कह रहे थे 8 महीने में आईएएस बना देंगे, आ जाइए आईएएस सिलेबसवा हम पूरा करा देंगे। और तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी सक्सेस है। अरे वो बिल्डिंग टिक ही नहीं सकती जिसकी नींव गहरी ना हो और नींव दिखती नहीं है। यानी जब आप 2 या 3 साल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी नींव पर काम करें। इसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं, अवधारणाओं का निर्माण। और उस दौरान सिलेबस की पकड़ से दूर होकर सीखने की ललक होनी चाहिए। तो जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्या होते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम्हें कैसा पहनावा पसंद है, कौन से गाने पसंद हैं, किस तरह का फूल पसंद है, कौन सी चॉकलेट पसंद है। तो आप उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और जब आप उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं तो सामने वाला खुश हो जाता है। कितनी सिंपल सी बात है। यह ज्ञान तो आपको मुझसे ज्यादा है। तो सवाल यही है कि यूपीएससी जो तुमसे व्यक्तित्व में चाह रहा है उसको तुम तैयार कर लो। तो जो प्यार में अच्छा कौन माना जाता है, जो सामने वाले, कई बार ऐसा होता है जब आप और गंभीर होते हैं तो सामने वाला उम्मीद करता है बिना कहे आप उसकी बात समझ लें, उसके सुख दुख को समझ लें, उसका साथ दें और एक दूसरे को बनाने में समय दें। और अभी कुछ दिन पहले आपने सुधा मूर्ति जी का इंटरव्यू देखा होगा। नारायण मूर्ति साहब, इंफोसिस के संस्थापक, ऋषि सुनक की सास, अब तो और बड़ी आइडेंटिटी है। तो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया कि उस समय नारायण मूर्ति के पास पैसे नहीं थे। वो शादी के लिए प्रस्ताव लेकर अपने पिता के पास बोले कि तुमने इस लड़के में देखा क्या, बोले इसकी इच्छा शक्ति। नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से पैसे उधार लिए कि यार हमें कंपनी शुरू करनी है। सुधा मूर्ति अपने प्यार में इतना विश्वास करती थी कि मुझे जो प्यार करता है वो इतना सशक्त है कि अपने सपने को पूरा कर देगा। लेकिन यही कठिनाई खत्म नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 30 वर्षों तक नारायण मूर्ति 24 घंटे अगर किसी उनके दिमाग में सिर्फ इंफोसिस और इंफोसिस चलता था। 365 दिन उस व्यक्ति ने काम किया। बच्चे पैदा हुए, बड़े हो गए, उनका सारी जिम्मेदारी मैंने संभाली। नारायण मूर्ति को पता भी नहीं चला कि बच्चे कब बड़े हो गए, कंपनी को बनाने में इतना आगे चले गए। लेकिन धैर्य से मैंने उसका साथ दिया। लेकिन प्यार देखिए कैसे अमर होता है कि जब इंफोसिस
दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी इसमें से गिने जाने लगी। नैस्डैक में न्यूयॉर्क में इंगित होने वाली पहली कंपनी बन गई। तो नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति के पास आते हैं कि तुमने मुझे स्थापित करने में अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी। तुम सोशल एक्टिविस्ट, तुम लेखिका बनना चाहती थी, अब जाओ तुम जो करना करो, अब सारी जिम्मेदारी मेरी। और सुधा मूर्ति कहती हैं, इंटरव्यू है, सुधा मूर्ति कहती हैं कि अब मुझे नहीं पता घर में क्या हो रहा है, मैं रात दिन बाहर रहती हूं, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट देखने जाती हूं, मैं जो है समाज सेविका हूं, मैं आर्टिकल लिखती हूं, और आज सब कुछ जो है नारायण मूर्ति संभालते हैं। वो जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से गिने जाने वाले व्यक्ति हैं, वो ये सारा कुछ संभालते हैं। प्रेम एक दूसरे को बनाने का नाम है। तो यहां आपको क्या करना है, यहां अपने व्यक्तित्व को समझना है। यहां तुम्हें जानना है कि यूपीएससी में इस हिस्से में घुसने से पहले मुझे इसको जानना पड़ेगा। तो आपको बताया जाता है ये मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, ये भैया एनसीईआरटी पुरानी वाली नई वाली, ये फलनवा नोट्स। सवाल ये है कि ये एग्जाम तुमसे क्या मांग रहा है। सबसे पहला ये कहता है कि कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी। क्या बनोगे, लोक सेवक। किसके लिए काम करोगे, समाज के लिए। समाज को जानते कितना हो तुम, समाज है कैसा, कभी सोचा, कभी समझा, कभी जाना है? तुम्हारे अंदर धैर्य है, तुम्हारे अंदर सोच। तुम भारत को कितना जानते हो? अच्छा, भारत कहां नहीं जानते हैं, इसकी राजधानी दिल्ली है, अच्छा इसका इतना किलोमीटर व्यास है, बहुत जानते हो तुम। तुम्हें तो यही नहीं पता कि भारत एक सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बहुत बड़ी इकाई है। ये बहुत बड़ी इकाई है, कई रूप हैं इसके, कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं इसके, एक सतत यात्रा है ये। तुम्हें करना क्या है? क्या सरकार तुम्हारा चयन क्यों करना चाहती है? क्यों हम उनकी शादी में फूफा बन के गए थे? अरे ऐसा नहीं था। तुम्हें भारत की समस्याओं का समाधान करना है जो भारत के समाज के सामने आ रही है। तो तुम्हें उन समस्याओं को समझने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए कि एक्चुअली समस्या क्या है। तो एक इससे पैदा होती है एक सोच। लेकिन सवाल यह व्यक्तित्व निर्माण होगा कैसे? क्योंकि तुम तो पुराने घाघ हो, तुम्हारी आदतें तुम्हें वहीं उठा के बार बार पटकती हैं। तो यहां पर तुम्हें अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं। अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो तो खुद से होने से रहा। तो तुम्हें किसी को सौंपना पड़ेगा। घर में कोई गुरु हो, घर में कोई माता पिता, बड़े भाई, कोई मेंटर, कोई शिक्षक, कि हमें बदलिए। लेकिन जब वो तुम्हें बदलें तो चीखना चिल्लाना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तकलीफदेह होती है। पुरानी आदतें ना नोच नोच के निकाली जाती हैं, खुद से कभी नहीं छोड़ती। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कहावत है। एक जानवर, उसकी पूंछ को तुम 12 साल नली में रखो, निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। आदतें बिल्कुल वैसी ही होती हैं। तो करना क्या होगा, एक सिस्टम में डालना होगा। जैसे कोई एक अनुशासनहीन बच्चा जब मिलिट्री में चला जाता है तो सुबह उठने भी लगता है, अनुशासित हो जाता है। कुछ समय बाद जब वो निकल कर आता है तो कहते हैं ना, कैडेट तैयार हुआ है, ऑफिसर तैयार हुआ है। एकदम रॉ मटेरियल को वो सिस्टम क्या कर देता है, ऑफिसर में कन्वर्ट कर देता है। इसी को देखते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक तुम तैयार नहीं होगे तब तक तुम कभी भी इसके लिए कोई कार्य ही नहीं कर पाओगे। ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, खत्म है। तुम सालों इसी तरह तैयारी करते रहोगे। तो क्या करना है भाई? सबसे बड़ी बात है, अपनी पढ़ाई को हमेशा लेवल 1 और लेवल 2 में बांटने की कोशिश करो। राइट, लेवल 1 और लेवल 2 में बांटने की कोशिश करो। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को पाने का जो तरीका होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना होता है। हम कितने भी भूखे हों, अगर एक थाली हमारे सामने खाना आ गया तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरी थाली उठा के मुंह में डाल लें, ये संभव नहीं है। हम खाएंगे निवाला निवाला तोड़ के, बिट बाय बिट। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको भले चाहे कहा गया कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ही सीखना पड़ेगा, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी ये जो लेवल 1 है
वो सबसे पहले कारण प्रभाव ढूंढने की आदत है। रीजन इफेक्ट थ्योरी, मैंने कई बार क्लास में इसके बारे में बात भी किया। राइट? तो अब हम अगर कारण प्रभाव से आ जाते हैं तो हम लेवल 2 में पहुंच जाएंगे। राइट? और जब हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम एडवांस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे। तो जब भी आप शुरुआत करें तो कोशिश करें कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। राइट? स्टेप बाय स्टेप चलें, तभी आपको बेनिफिट होगा। डन है दोस्तों? Yeah.